नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग ये घटना चक्र द्वारा निकाली गई यूजीसी नेट की पेपर 1 की शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 प्रश्न पत्र हल कर चुके थे। ये अगला है 22 नवंबर 2021 का। हम लोग 16 क्वेश्चन तक इसको डील कर चुके थे। 17 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन है, अगर संदेशानुसार एवं संतोषपूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ हो तथा सारी सूचनाएं विश्वासपूर्वक स्वीकृत हो चुकी हों तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संवाद परिपथ बंद हो चुका है। क्या होता है? संवाद परिपथ बंद हो चुका है। बंद संवाद परिपथ में टीम की स्पष्ट संक्षिप्त जानकारी का आदान प्रदान करने, उस जानकारी की प्राप्ति का स्वीकार करने और उसकी सही समझ की पुष्टि करने की क्षमता शामिल होती है। संक्षेप में कहा जाए तो यह सटीकता के लिए जानकारी की पुष्टि और क्रॉस चेकिंग की प्रक्रिया है। बंद संवाद परिपथ संचार की यह शैली यह सुनिश्चित करने की क्षमता को बढ़ावा देती है कि पूरी टीम ने लक्ष्यों, अपेक्षाओं, जागरूकता और योजना निष्पादन को साझा किया है। अगला है समाज संवाद प्रक्रिया को साकार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। कथन सेकंड है, संवाद समाज में नागरिक ज्ञान निर्माण के उत्पादन एवं वितरण से सीधा संबंधित है। तो 1 और 2 दोनों सही है इसकी कथन। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में समाज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुतः संवाद के विषय, तरीकों एवं परिणामों के निर्धारण में समाज की प्रमुख भूमिका है। अतः कथन 1 सही है। ध्यातव्य है कि एक स्वस्थ समाज ही बेहतर संवाद हेतु वातावरण उपलब्ध कराता है। अतः कथन 2 भी सही है। अगला है अभिव्यक्तियों अनेक विश्व एक। संवाद एवं समाज आज और कल यूनेस्को प्रसिद्ध मैकब्राइड कमीशन किसके बारे में है? तो ये है संतुलित सूचना प्रवाह। यह संतुलित सूचना प्रवाह है। हाँ, तो ये है संतुलित सूचना प्रवाह है। अंतर्राष्ट्रीय अवरोध और विकासशील देशों की आवश्यकता से संबंधित है ये। ठीक है, देख लेते हैं इसको। अभिव्यक्तियां अनेक किसने को बोला है? मैकब्राइड कमीशन। इन्होंने 5 वो दिए थे, पढ़ते हैं इसमें। अभिव्यक्तियां अनेक विश्व एक संवाद एवं समाज आज एवं कल यूनेस्को प्रसिद्ध मैकब्राइड कमीशन का प्रकाशन मूलतः वर्ष 1980 में हुआ। यह प्रकाशन प्रतिष्ठित मैकब्राइड कमीशन द्वारा तैयार किया हुआ गया था। इसने मीडिया प्रवाह के कॉर्पोरेट नियंत्रण की व्यापक आलोचना की। संवादों के अधिकार पर जोर देते हुए इसके केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे। क्या क्या थे? विकासशील देशों की आवश्यकता, संतुलित सूचना प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय अवरोध, जनसंचार के कॉर्पोरेटाइजेशन पर नियंत्रण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर। तो औद्योगिक विकास और निशस्त्रीकरण एवं विश्व शांति नहीं था इसका। ADE। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है इसीलिए इसका कोई नहीं माना है। कथन और कारण दिए गए। हाँ, जो संदेश स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित हो जाते हैं और उनको श्रोता निर्दिष्ट किया जाता है। एक व्यक्ति या दूसरे अन्य व्यक्ति जो संदेश को सुनते, देखते और पढ़ते हैं श्रोता कहलाते हैं। तो ये दोनों सही हैं इसका। कथन ए, कारण ए। ठीक है। संप्रेषण कई प्रकार का होता है। जब यह 2 तरफा होता है तो श्रोता और वक्ता के बीच विनिमय की स्थिति अनवरत चलती है। एक समय जो वक्ता होता है, दूसरे समय वही संदेश स्वीकार करके श्रोता बन जाता है। विदित हो कि श्रोता वे व्यक्ति होते हैं जो संप्रेषण के दौरान संदेश को स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार करना कई माध्यम से होता है, जैसे सुनना, देखना, पढ़ना। ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे।
अगला है, हाँ 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन पद्धति यह मानती है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि अनावलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये लोकायत जो चारवाक द्वारा किया गया था, इसने बोला था। ये लोग भौतिकवादी थे। दिए गए विकल्पों में चारवाक या लोकायत दर्शन यह मानता है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि अवलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। ध्यातव्य है कि लोकायत दर्शन भारतीय दर्शन का एक भौतिकवादी दर्शन है। वह दार्शनिक पद्धति किसी भी पराभौतिक सत्ता को खारिज करती है। अगला है, जो इंद्रिय गुणधर्म का प्रत्यक्ष करती है वही इंद्रिय उसकी गुणधर्मता तथा उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष करती है। तो ये न्याय में कहा गया है ये, ठीक है। क्या होता है न्याय दर्शन? भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। यह दर्शन मानता है कि जो इंद्रिय गुणाधर्म का प्रत्यक्ष अनुभव करती है वही इंद्रिय उसकी गुणधर्मिता तथा उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष अनुभव करती है, ठीक है। अगला है, अधोलिखित कथन में कौन सा हेत्वाभाव लागू होता है? किसी ने ऐसा प्रमाणित नहीं किया है कि चुने हुए पदाधिकारियों का अनैतिक व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण करता है। फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह का व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण नहीं करता है। तो किसमें ये होता है? अज्ञान के चलते। तो क्या होता है? ये अज्ञान के चलते होता है। तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। अज्ञानता के भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को युक्ति संगत बनाने के लिए जानकारी की कमी का उपयोग करता है। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत कथन में कहा गया है, किसी ने ऐसा प्रमाणित नहीं किया है कि चुने हुए पदाधिकारियों का अनैतिक व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण करता है। फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह का व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण नहीं करता है। तो विकल्प सी सही है। अगला है, वे सभी चिकित्सक जिसकी अनुज्ञप्तियां निरस्त हो गई हैं वे चिकित्सा कार्य हेतु अयोग्य हैं। वे सभी चिकित्सक जो चिकित्सा कार्य के लिए योग्य हैं उनकी अनुज्ञप्तियां अक्षुण्ण हैं। तो इसका ये होगा कि ये कथन आओबा प्रति परिवर्तित हैं और तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं। तो बी होगा इसका, देख लेते हैं। हाँ, बी होगा इसका। क्या है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है प्रतिपरिवर्तित। प्रतिवर्तित रूप से तात्पर्य एक ऐसा प्रमेय से है जिसके विषय तथा विधेय की परिकल्पना तथा निष्कर्ष दोनों का खंडन करके उन्हें आपस में विनियमित करके निर्मित किया जाता है। दिए गए दोनों कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं। दो कथन तब तार्किक रूप से समतुल्य होते हैं जब उनके परिणामी सत्य समान निष्कर्ष प्रदान करते हैं। अगला है, कंप्यूटर वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह है सत्य कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है जिससे यह कंप्यूटर या उसके प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही है सी। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर या मालवेयर है। यह कंप्यूटरों में फैलकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उद्देश्य सिस्टम को बाधित करना, परिचालन में रोक डालना और डेटा को हानि पहुंचाना होता है। अतः सी सही है। अगला है, स्मृति भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़े से सबसे छोटे कंप्यूटर मेमोरी के सही क्रम की पहचान करिए। तो सबसे बड़ी हार्ड डिस्क होती है, फिर उसके बाद रैम हो जाएगी, फिर कैशे हो जाएगी, फिर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में है? सी सी बी डी ए नहीं है, ए डी है। तो डी होगा इसका, छोड़िए, ठीक है। हाँ, हार्ड डिस्क की कितनी है? 20 टेराबाइट तक होती है हार्ड डिस्क का। कितना होता है? 20 टेराबाइट होती है। रैम कितनी हो रही है? 256 गीगाबाइट तक। कैशे जो होती है 8 किलोबाइट से 120 मेगाबाइट तक होती है और रजिस्टर होता है सिर्फ 64 बाइट तक, 32 बाइट से, ठीक है। अगला है, 7 बिट प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या 128 है। सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलव संख्या को जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता है। तो पहला कथन गलत होगा क्योंकि 2n-1 होता है ना, तो 2 की पावर 7 -1 तो
127 होगा इसका, और सेकंड सही है। क्या है? हाँ, एक असत्य है, दो सत्य है। देख लेते हैं। 7 बिट का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या जो निकलेगी 2n-1 होता है, तो ये 127 होगी। ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलव संख्या को जमा करते हुए न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता होती है, अतः कथन दो सत्य है। अगला है 34, www के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो www पर एक्सेस और कंटेंट देखने के लिए प्रयुक्त होती है। बी है, वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो www पर उपलब्ध फाइलें बनाता है। अगला है, टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया। मोज़ेक पहला सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला वेब है, तो इसमें सी एंड डी सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, सी एंड डी सही होगा कि टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया। मोज़ेक सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। www वेबसाइट में संग्रहित वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के वेब एड्रेसों को एक दूसरे से जोड़ता है। इन वेबसाइट्स में टेक्स्ट पेज, डिजिटल इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि होते हैं। उपयोगकर्ता कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन आदि जैसे उपकरणों का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से इन सामग्रियों पर पहुंच सकता है। ध्यान रखिए कि वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www को निर्मित किया था। इसके अतिरिक्त मोज़ेक सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला वेब ब्राउजर था। ओके, अब नहीं है। अगला है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल और लक्ष्य मिलान करना है हम लोगों को। चलिए इसको लिख लेते हैं। NET, नेट, NDL, स्पोकन ट्यूटोरियल। इसका आंसर है ए, मतलब NDA, NAD का होगा निर्गत करना, जमा करना, पहुंच और निर्गत करना, जमा करना, पहुंच और शैक्षिक सम्मान जैसी डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की जांच नेड होता है। और NDL में क्या होगा? सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क होगा। सी, स्पोकन ट्यूटोरियल अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीखता है। हाँ, स्पोकन ट्यूटोरियल। FOSSEE ये होगा शिक्षण संस्थानों में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। तो अच्छा, ये पूरा लिखा हुआ है, इसका ए होगा। नेड मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी सभी शैक्षणिक उपलब्धियों जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट का संग्रह करते हुए 24/7 ऑनलाइन स्टोर है। NDA नेड यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर अपने राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है नेड। ठीक है, नेशनल NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और नेट क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी। स्पोकन ट्यूटोरियल छात्रों हेतु IIT बॉम्बे द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। यह अधिगम का एक ऑडियो वीडियो तरीका है। और लास्ट है FOSSEE शिक्षण संस्थानों में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता को कम करता है। यह प्रोजेक्ट शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु फ्लॉस टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देता है। अगला है, ओजोन परत के ओजोन छिद्र में परिवर्तित होने के लिए ओजोन का संघनन होना चाहिए। ये होता है 220 डॉप्सन इकाई से कम, यही है। ठीक है, ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ओजोन परत वायुमंडल में लगभग 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यह कौन से उसमें पाई जाती है? ये क्षोभ और समताप मंडल के दोनों में पाई जाती है। थोड़ी सी क्षोभ में और फिर समताप मंडल में पाई जाती है। और जब यह क्षोभ मंडल वाला जो होता है ना, ये उसमें आ जाती है, प्रदूषित वाले उसमें। यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी की सतह के नजदीक ओजोन एक प्रदूषक का कार्य करती है। हाँ बिल्कुल, समताप मंडल में ओजोन परत की प्रबलता बेहद कम होने के कारण ओजोन परत अत्यंत विरल हो जाती है। ओजोन परत के ओजोन छिद्र में परिवर्तन होने के लिए ओजोन का संघनन 220 डॉप्सन इकाई से कम होना चाहिए। कोविड-19 के लिए
ये इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन के छिद्र के लिए, शायद 1987 में। ये आप लोग ये सब पढ़ लेना कब क्या हुआ था, और ग्रीन हाउस गैसेस का भी, पर्यावरण से रिलेटेड इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। अगला है कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु है। कोविड-19 के लिए कौन सा विषाणु है? SARS-CoV-2। कोरोना वायरस महामारी कौन सा है? SARS-CoV-2, ठीक है। कोरोना वायरस महामारी SARS-CoV-2 विषाणु के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई थी। कोरोना वायरसों से लक्षण मामूली सर्दी जुकाम से लेकर कहीं ज़्यादा गंभीर रोगों की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब सार्स और मर्स कोव, ठीक है, मर्स आदि। कोविड-19 एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात पशुजन्य रोग है। अगला है वायु गुणवत्ता सूचकांक दिए गए हैं, उनका कलर दिया गया है। ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का होगा। तो इसमें क्या होगा? 0 से 50, 0 से 50 क्या होगा? ये तो ग्रीन ही होना चाहिए ना। ये तो ग्रीन होगा। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद 1012 to 100 ये होगा येलो, और फिर 201 to 300 हो जाएगा ऑरेंज, और फिर 301 to 400 होगा रेड। ओके, लाल। हाँ, पढ़ देते हैं। ये देखिए, ये दिया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI। 0 से 5 अच्छा होता है, ग्रीन न्यूनतम प्रभाव होता है इसमें। 51 to 100 जब होता है तो संतोषजनक कहलाता है, हल्का। ये आप पूरी लिस्ट पढ़ लेना, और इसमें दिए भी गए हैं कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगला है समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकर मिलने वाली विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। यद्यपि नदियों का जल खारा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है नदियों का जल खारा? क्योंकि ये लवण तलहटी में अपक्षेपित हो जाती हैं, ये कोई कारण नहीं है। पादप लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। नदी जल वर्षा से आपूरित हो जाती है, ये सबसे सटीक कारण होता है इसका। समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकर मिलने वाली विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जाता है, जबकि दूसरी तरफ समुद्री जल के बाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है और इसी से बारिश होती है। यही पानी नदियों और झरनों में जाता है। इसमें भी लवण घुले होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, इसलिए नदियों और झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। जब वर्षा जल नदियों के द्वारा वापस समुद्र में पहुंचता है तो वहाँ थोड़े थोड़े करके लवण जमा होते हैं। हजारों लाखों साल तक समुद्र में लवणों के जमा होने के कारण उसका पानी खारा हो जाता है। अच्छा, बताइए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्या कौन सा खारा ज़्यादा होगा, और उस जो कम होगा खारा, उसके कम खारे होने का कारण, रीज़न क्या है? सोचिए। अगला है भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 3,99,497 मेगावाट थी। इसमें जीवाश्म ईंधन पर आधारित तापीय विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक 59.1%, तापीय विद्युत संस्थापित क्षमता में कोयला सबसे ज़्यादा है 51.1%, लिग्नाइट 1.7%, गैस से होगा 6.3% और डीजल 0.1। भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता में अन्य प्रमुख क्षेत्रों का योगदान है। जल विद्युत है 11.7% और परमाणु विद्युत है 1.7%। अभी अब इसको बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा से बढ़ाने का ज़्यादा हो रहा है। भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक सक्रिय मानी जाती है, ठीक है।
क्या है? प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम गुरुकुल प्रणाली जैसी भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणालियों से प्रेरित था। ध्यातव्य है कि अधिगम की प्रतिक्रियाओं में सफलता, कार्य के प्रकार, सीखने के लक्ष्यों की समझ और निर्देश प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की प्रभावशीलता से संबंधित है। इस संदर्भ में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत अधिगमकर्ता अधिक सक्रिय भूमिका निभाती थी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष से में संकेतक हैं? तो ये हैं मलिन बस्तियों के वासस्थान किस चीज़ के लिए? पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उसके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक हैं। मलिन बस्तियों के वासस्थान समूहों के संघर्ष और झड़पें समूह में कुंठा और व्यग्रता प्रकट करती हैं। समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। तो इसमें क्या क्या है? इसमें आ जाएगा समूह में संघर्ष और झड़पें और समूह में कुंठा और व्यग्रता प्रकट करती है। क्या होता है, पढ़ लेते हैं। सामाजिक पर्यावरण में सामूहिक रूप से हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध, हमारी संस्थाएं, हमारी संस्कृति और हमारा भौतिक परिवेश, मानव गतिविधि और बातचीत के सभी पहलू शामिल होते हैं। सकारात्मक सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही समूहों में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं, उनमें समूहों में संघर्ष और झड़पें होती हैं, और तो ये नकारात्मक सामाजिक पर्यावरण के संकेतक हैं, जो समूहों में सकारात्मक सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक है। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए? निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए शिक्षक को 50 आवर जो होते हैं, 50 घंटे जो होते हैं, वो व्यतीत करने चाहिए प्रतिवर्ष। व्यक्तिगत विकास या आत्म विकास शिक्षकों को उनके शिक्षण अभ्यास स्वयं को व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करने और समझने में सहायता करता है। यह आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने का माध्यम है जो उन्हें अपने पेशे के अंदर और बाहर बढ़ने में मदद कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए इस संबंध में प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 घंटे व्यतीत करना चाहिए। अगला है, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप क्षमता का प्रदर्शन कर व्यक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपलब्धि मूल्य। इसमें क्या होता है? सामाजिक मानदंडों के अनुरूप क्षमता का प्रदर्शन कर व्यक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को उपलब्धि मूल्य, अचीवमेंट वैल्यू कहते हैं। इससे सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ सुरक्षा, सद्भाव और समाज को स्थिरता प्राप्त होती है। यह कार्यों में संयम, झुकाव और उन आवेगों को नियंत्रित करता है जो दूसरों को परेशान करने और सामाजिक अपेक्षाओं अथवा मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। उपलब्धि मूल्य सभी लोगों और प्रकृति के कल्याण के लिए समझ और सहिष्णुता प्रदान करता है। अगला है, सूची 1 में मूल्य विकास के चरण दिए हैं और इसमें वर्णनात्मक विशेषताएं दी गई हैं। तो चरण 1 मूल संग्रहण, चरण 2 मूल आकलन, चरण 3 मूल्य श्रेणीकरण और चरण 4 मूल्य श्रेणीकरण। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन पढ़ देते हैं, ठीक है, ए सही है इसका। इसमें क्या है, चरण 1 मूल संग्रहण की विशेषता क्या है? इन्हें समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किया जा सकता है, जो चरण 1 के मूल संग्रहण है। चरण 2 में है मूल्य आकलन। ये व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है। ये क्या करता है? चरण 2 मूल्यांकन, ये पसंदीदा मूल्यों को चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है। चरण 3 जो मूल्य श्रेणीकरण होता है, इसमें क्या होता है? जब व्यवहृत और उपदेशित मूल्यों में अंतराल हो। और चरण 4 मूल्य समेकन जो होता है, उसमें मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है। गद्यांश दिया गया है, इसमें गद्यांश को करना है, तो ये आप पढ़ लेना इसको, गद्यांश वाले को। बाकी 48 करते हैं। प्रशिक्षण का आशय श्रमिक के कौशल और शिल्पी के रहस्यों को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। बिल्कुल। अगला है, शिक्षा का आशय सामाजिक प्रथा के पृथक्कृत सामाजिकरण और
उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। दोनों सही हैं। प्रशिक्षण को शिक्षा से पृथक कर कार्य और ज्ञान के पृथक्करण को व्यवहार रूप दिया गया। पूर्ववर्ती का आशय श्रम, कौशल और शिल्पकारी के रहस्यों को निर्धनों की युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना था ताकि वे अपने श्रम को मूल्यवान बना सके। उत्तरवर्ती का आशय सामाजिक प्रथा के पृथक्कृत सामान्यीकरण को अमीर वर्ग की युवा पीढ़ियों तक पहुंचाना था ताकि ऐसे ज्ञान पर एकाधिकार के माध्यम से उन्हें सशक्त किया जा सके और पूर्ववर्ती के श्रम से सृजित वेसी का विनियोजन किया जा सके। इस प्रकार मानव जाति के संचित सामाजिक अनुभव को युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एकीकृत कार्य खंडित हो गया। अतः उपरोक्त गद्यांश के अनुसार 1 और 2, ये तो गद्यांश से ही था, चलो कोई नहीं, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए तो आज इसको यहीं पर रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट उससे अगला सेट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, धन्यवाद।